अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स के बारे में। सो बेसिकली दिस इज़ अनदर शॉर्ट इंट्रोडक्शन और आई कैन से शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग इस पीपीटी को रिव्यू करने वाले हैं और इसके रिवीजन से समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म्स में इसको मतलब कि सम अप करेंगे कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या और उसकी डिटेल वर्जन जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी क्या बेसिस है। सो अब आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो कि हमारे पास कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है इट्स वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। एज वी नो कि हमारे पास जितनी भी न्यूट्रिशनल बेसिस हैं साइंस की इन लिविंग सिस्टम वो टोटली बेस करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं और वहाँ से वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट लेते हैं और अपने जो मेटाबॉलिज्म का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करते हैं। सो आइए डिस्कशन करते हैं शुगर्स को। सो अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में इसको डिफाइन करें कि शुगर्स बेसिकली होते क्या हैं, तो इसकी कुछ थ्योरीज हैं। बिकॉज इनिशियली इस कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता था कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जैसे या ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। मतलब कि अगर आप किसी कार्बन में हाइड्रा यानी वाटर एयर करते हैं तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएंगे वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन कुछ हद तक ये इनकी डेफिनेशंस वाज़ेह भी थी और सही साबित हो रही भी थी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये जो पहली लाइन के ऊपर इसका जनरल फार्मूला है CH2O, मतलब कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CH2O, अगर आप इसको देखें तो कार्बन इज अटैच विद वाटर, मतलब समहाउ इट्स लिंक्ड। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इज डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिसका फार्मूला ऑफ कोर्स CH2ON है। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। और कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम एक इशू, यानी अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर वन कंडीशन कि उनमें आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड हो। बिकॉज आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक आप लोग कहते हैं एल्डिहाइड, मतलब कि कार्बन विच इज़ कार्बोनाइल्ड, वो एक तरफ कार्बन से लगा हुआ है और दूसरी तरफ उसके पास हाइड्रोजन है, इसको आप लोग कहते हैं एल्डिहाइड। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके कीटोन्स होते हैं वो ऐसा होता है कि एक कार्बन जो कि दोनों तरफ से दो कार्बन से अटैच है और उसी कार्बन के ऊपर एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसको आप लोग कार्बोनाइल कहते हैं। मतलब कि कार्बन बॉन्डेड विद टू कार्बन एंड एट द सेम टाइम इट इज़ कार्बोनाइल, तो उसको आप लोग कीटोन कहते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो एल्डिहाइड्स हों या तो कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप हो और प्लस उनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल्स लगे हों यानी OH एल्कोहल्स लगे हों। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लेकिन एक ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या कहते हैं कि जनाब वो शुगर्स हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन हमारे पास कुछ किस्में हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मोनोसैचराइड्स होते हैं, कुछ डाइसैचराइड्स होते हैं, कुछ ओलिगोसैचराइड होते हैं, कुछ पॉलीसैचराइड होते हैं। बिकॉज एज वी नो कि ये जो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली दे ऑल आर पॉलीमर्स, मतलब कि छोटे छोटे रिपीटेटिव स्ट्रक्चर से मिलकर जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको आप लोग पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक आसान सी एग्जांपल है, एक बिल्डिंग है वो एक पॉलीमर है, उस बिल्डिंग का मोनोमर क्या है? एग्जैक्टली ब्लॉक्स, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो ब्लॉक्स हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं वो उस बिल्डिंग के मोनोमर्स। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी एक पॉलीसैचराइड है, मतलब कि एक पॉलीमर है, राइट। और उसके जो मोनोमर्स होते हैं उसको आप लोग मोनोसैचराइड्स कहते हैं। यानी कि इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब वो फर्दर नहीं टूट सकते अगर आप उनमें पानी शामिल करते हैं। इस तरह से आपके पास डाइसैचराइड्स हैं। डाइसैचराइड्स आर such kind of carbohydrates that can be hydrolyzed into two monosaccharides, यानी कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि दो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। इस तरह से ओलिगोसैचराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स that can be hydrolyzed into few monosaccharides। अब यानी कि अगर एक पॉलीमर के अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैचराइड्स हैं तो उसको आप लोग ओलिगोसैचराइड कहेंगे। और इस तरह से अगर आप एक पॉलीमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोमर्स यानी 2 मोनोसैचराइड्स उसको आप लोग डाइसैचराइड कहेंगे। एंड इस तरह से अगर एक पॉलीमर में बहुत सारे अप टू थाउजेंड्स मोनोसैचराइड्स तो उसको आप लोग पॉलीसैचराइड्स कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पॉलीसैचराइड की एग्जांपल भी दी गई। स्टार्च जो कि आप लोग अक्सर खाते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका पोटैटोज़ होते हैं, ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स में होता है स्टार्च, आपकी रोटी में होता है, गंदम में होता है। इस तरह से आपके पास सेलुलोज है, मतलब फॉर एग्जांपल जो वुड है इट इज आल्सो पॉलीसैचराइड। तो आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, many commonly encountered carbohydrates are polysaccharide including glycogen which is found in animals and starch and cellulose which occurs in plants. Polysaccharides are essential structure components of several classes of organisms. Cellulose is a major component of grass trees। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके पास पॉलीसैचराइड्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, उसको हम लोग एज एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं बिकॉज हमारी वो हम लोग उसको खाते हैं बिकॉज हमारे आटे में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे खाने में शामिल है। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड अगर हम अपनी बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में एक चीज़ होती है ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, आपकी मसल्स में होता है, जो कि एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। उसको भी आप लोग पॉलीसैचराइड कहते हैं बिकॉज इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो सेलुलोज है जो कि वुड्स बनाता है या कि आपके पास एक प्लांट सेल की सेल वॉल बनाता है, तो ये जो आपका सेलुलोज है इट्स आल्सो अ पॉलीसैचराइड। अब आइए बात करते हैं मोनोसैचराइड्स के बारे में। ओके, मोनोसैचराइड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा, आपको पता है ना मोनोसैचराइड क्या होते हैं? एग्जैक्टली, यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा शुगर जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो सके उसको आप लोग मोनोसैचराइड कहेंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि शुगर्स के जो मोनोमर्स होते हैं उसको आप लोग मोनोसैचराइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
जिस तरह से मैंने बताया कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो एल्डिहाइड्स होंगे, ठीक है, यानी उनके अंदर एल्डिहाइड होगा जिसको आप लोग एल्डोज कहते हैं, या तो वो कीटोज होंगे यानी उनमें कीटोन होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके अंदर पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मीन बहुत सारे, एंड हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप्स यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे। अच्छा, अगर मोनोसेचाइड की बात करें सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एल्डोज एंड कीटोज, यानी कि एक ऐसे मोनोसेचाइड्स जिनमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड हो, और अगर जो कीटोज होंगे उनमें क्या होगा, एक्जैक्टली कीटोन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी गई है, जो एल्डोज मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोज होता है, और जो फ्रक्टोज मतलब जो फ्रूट्स में शामिल होता है, ठीक है, जो कि सुक्रोज में शामिल होता है, उसको आप उसके अंदर जो आपका जो एक मोनोसेचाइड है वो कीटोज होता है जिसको आप लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं और एक कीटोन लगा हुआ है। अच्छा, अगर सिंपलेस्ट एल्डोट्रायोज मतलब कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि जनाब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है एल्डोट्रायोज, यानी 3 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट, एल्डोट्रायोज एंड कीटोट्रायोज। इसकी एग्जांपल भी दी गई, फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जो कि एक एल्डोट्रायोज है, यहाँ पर आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एंड कीटोट्रायोज जो कि एक भी एक सिंपलेस्ट मोनोसेचाइड है जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और उसके अंदर कीटोन है। अच्छा, 5 कार्बन शुगर्स मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि इस राइट वाली ऊपर हेडिंग के ऊपर कि यहाँ पर जो आपके पास राइबोज मतलब कि जो आपके पास मोनोसेचाइड्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी है कि एक तो हमारी फूड को दे रहे हैं, मतलब कि जो आपके जो मोनोसेचाइड्स हैं वो एज आपका फूड का पोर्शन भी है, प्लस दे आर आल्सो द पोर्शन ऑफ DNA, बिकॉज आपको पता है कि DNA का जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड उसके 3 वो मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 स्टेप्स से मिलकर बना है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपके पास जो पेंटोज शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन योर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अब स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू हो गई, बिकॉज आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के ऊपर हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मॉलिक्यूल्स आर नॉट सिंपल इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस एंड दैट दिस मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यानी देखें, आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे जो कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन उनमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन का डिफरेंस हो। इस तरह से हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, जो कि अगर उसकी मिरर इमेजेस को उसके ऊपर रखें, फॉर एग्जांपल मीथेन C और चारों तरफ हाइड्रोजन, अगर उसकी मिरर इमेज को ऊपर रखें उसके, यानी कि उसी की मिरर इमेज को उसके ऊपर सुपर इम्पोज करें, उसके ऊपर फिट करें, तो यानी कि एक मीथेन के मॉलिक्यूल के पीछे दूसरा मीथेन का मॉलिक्यूल छिप सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर मिथेनॉल, यानी कि मीथेन है उसमें OH लगा हुआ है, तो अगर आप उसकी मिरर इमेज को उसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उसके ऊपर फिट ना हो और नहीं होते। यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेजेस उनके ऊपर फिट ना हो और मतलब कि उनमें सिमेट्री ना हो, उसको आप लोग कहते हैं कि जनाब उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स मौजूद हैं। बिकॉज अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का या फिर ऑप्टिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब है, देखें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मतलब कि दे कैन सम हाउ इंटररिएक्ट विद लाइट, वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना जानते हैं, इसके अलावा वो लाइट की स्पीड के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, मतलब कि सम हाउ उनकी पोलैरिटी में कुछ इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ एसिमेट्री इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड द पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल एटम नॉट मेटल एटम, तो वहाँ पर उससे होता ये है कि उनकी जो लाइट के साथ इंटरेक्शन की कैपेबिलिटी है वो सम हाउ इन्हांस होती है एंड दे कैन इंटरेक्ट विद लाइट। तो उसकी बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री को इस कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में स्टडी करने को लिया है। अच्छा, राइट, अब आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, नाउ यहाँ पर देखें, मिरर इमेज स्टीरियोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एनेंटियोमर्स एंड डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, देखें यहाँ पर बात की जा रही है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, तो जो उनकी मिरर इमेज होगी वो उनका एनेंटियोमर होगा। यानी कि 2, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ आपके पास डी ग्लिसरल्डिहाइड है और एक तरफ आपके पास एल ग्लिसरल्डिहाइड है नीचे की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, हालांकि मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम है। देखें, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, ऊपर की तरफ CHO, ठीक है, नीचे की तरफ CH2OH, ठीक है, और वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ OH है, यानी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक का OH राइट हैंड साइड के ऊपर है जिसको आप लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और एक का लेफ्ट साइड के ऊपर है जिसको आप लोग एल ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या हैं, ये आपस में एनेंटियोमर्स हैं। यानी कि एनेंटियोमर्स की डेफिनेशन क्या है कि सच मॉलिक्यूल्स विच आर एक्जैक्टली सेम बट देयर मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयरसेल्फ, सो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आल्सो नोन एज एनेंटियोमर्स, और इसको आप लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से शो करते हैं। अच्छा, ये डी और एल क्या है, बेसिकली देखें होता ये है कि आप एक काम ये करते हैं कि आप सबसे पहले एक कंपाउंड को लेते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाया और आपने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर उसको सामने रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये किया कि आपने एक लाइट ली जो कि एक खास किस्म की लाइट थी जिसको आपने कहा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। जब आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट ली, अच्छा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि एज वी नो कि लाइट इज़ अ वेव ना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव।
अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जब इस तरह से वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो उसकी जो वेव की ऑसिलेशन है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। आई होप सो कि ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि जो वेव की ऑसिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, किसी एंगल पर भी होती है, यानी मल्टी डायरेक्शनल ऑसिलेशन होती है उस वेव की। हम क्या करते हैं, हम उस अनपोलराइज लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज कर देते हैं। यानी कि हम इस तरह से एक मतलब कि उस मल्टीपोलराइज लाइट को इस तरह की सब्सटेंसेस से गुजारते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन वाली लाइट को आपस में मतलब कि पास ऑन होने देती है, बाकी सबको रोक देती है। ठीक है, तो जब इस तरह से वो लाइट प्लेन पोलराइज होती है, हम लोग क्या करते हैं कि उस प्लेन पोलराइज लाइट को उस कंटेनर के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसका हम लोगों ने उस जार के अंदर सोल्यूशन बना रखा है, जिसके बारे में हमें खदशा है कि शायद ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रखती होगी या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो हम लोग उस कंटेनर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस प्लेन पोलराइज लाइट को मारते हैं। और प्लेन पोलराइज एज वी नो कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो उससे क्रॉस होकर नेक्स्ट उस कंटेनर के आगे हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर रखा होता है, वहाँ पर जाती है, रीड होती है। तो हमें वहाँ से ये पता लगता है कि ये जो लाइट है, मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है, क्या उसने इंटरेक्ट उस सब्सटेंस के साथ किया है या नहीं किया है। अगर किया होता है तो ये दो तरह से कर सकती है, मतलब कि वो जो सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज लाइट से दो तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। नंबर वन ये कि या तो वो उस प्लेन पोलराइज लाइट की जो डायरेक्शन है, यानी उसकी जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है, वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर देगी। मतलब कि उसकी वर्टिकल फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइट सेंड की तो उसको हल्का सा राइट की तरफ शिफ्ट कर देगी। और अगर इस तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल शिफ्ट करता है, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ कर्व कर देता है, तो उसको आप लोग कहते हैं कि जनाब ये डी मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आप लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड देख रहे हैं, इसको डी इसलिए कहा गया है कि ये एक्चुअल में प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ शिफ्ट करता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका एल मॉलिक्यूल है या जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ, यानी उसकी वेव की ऑसिलेशन को लेफ्ट की तरफ हल्का सा कर्व करते हैं। यू से दैट के दे आर एल ग्लिसरल्डिहाइड और एल मॉलिक्यूल्स। आई होप सो कि थोड़ी सी डिटेल कन्वर्सेशन आपको समझ आई होगी। ओके, अब दूसरी क्लासेस को आप लोग कहते हैं डायस्टेरोमर्स। इसमें क्या होता है, सच नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मतलब कि एक ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ना ही तो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं एंड नाइदर दे आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर सेल्व्स, बट स्ट्रक्चर में वो सेम है। स्ट्रक्चर में मतलब कि हर एक एटम के साथ सेम जो आपके पास उसकी एंटिटीज़ हैं वो सेम एलिमेंट से फुलफिल हुई हैं, लेकिन कॉज ये है कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल प्लस दे आर नॉन मिरर इमेजेस। सच स्टीरियोआइसोमर्स आर नॉन एज डायास्टीरोमर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है इरिथ्रोज एंड डी इरिथ्रोज का, फॉर एग्जांपल हियर अगर आप यहाँ पर देखें तो ना तो ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये जो डी इलेक्ट्रोज है, अगर आप इसी की मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो शायद सुपर इम्पोज हो जाए और होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसकी सुपर इमेज मतलब कि इसकी मिरर इमेज डी थ्रियोज के साथ, डी थ्रियोज के ऊपर आप लोग अगर उसको सुपर इम्पोज करें तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। इसका मतलब क्या कि एक तो ये कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, एंड दे आर नॉन मिरर इमेजेस। तो सच मॉलिक्यूल्स विच आर नाइदर सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर्स आर नॉन एज डायस्टीरोमर्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इसमें जो कंपोजिशन है वो एक्जैक्टली सेम है, यानी कि आपके पास 4 कार्बन है दोनों में, और चारों कार्बन के ऊपर जो उसकी वैलेंसीज हैं वो सेम एलिमेंट से फिल हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर जो सबसे नीचे वाला कार्बन है इसको देखें तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी सेम है, दूसरे नंबर वाले पे उसकी भी सेम है, तीसरे वाले पे उसकी भी सेम है, चौथे वाले तब भी सेम है। मतलब कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब ईच एंड एवरी सेंट्रल एटम इज फुलफिल्ड in the same way, but they are different from each other as far as their reactivity is concerned. Why? Because they are diastereomers of each other. ठीक है, आई होप सो कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर अप हुआ होगा। अब आइए फर्दर मोनोसैचराइड के ऊपर बात करते हैं। सो एज आई हैव टोल्ड दैट कि जितने भी मोनोसैचराइड्स होते हैं, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हम लोग मोनोसैचराइड को डील करते हैं बिकॉज एज वी नो के जो कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीमर्स हैं वो मोनोसैचराइड से मिलकर बने होते हैं। तो जो मोनोसैचराइड्स की नेचर होगी वही इन शॉर्ट डिपिक्ट ये करेगी कि बाद में जाकर उसका जो पॉलीमर बनेगा वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए मैंने बताया था कि जो मोनोसैचराइड्स होते हैं वो 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो एल्डोज होंगे मतलब कि उनके अंदर एल्डिहाइड होगा, और ऑन द अदर हैंड वो कीटोज होंगे, ठीक है, मतलब कि या तो उनमें एल्डिहाइड हो सकता है या तो उनमें कीटोन हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड दे गॉट हाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनके ऊपर लगे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर उसके एग्जांपल के साथ साथ दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोज में आपको ग्लूकोज दिया हुआ है। देखें सबसे पहले सबसे टॉप के ऊपर जो आपके पास कार्बन है उसके ऊपर एल्डिहाइड है, मतलब कि एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कार्बोनाइल है, एक तरफ कार्बन है नीचे की तरफ, और ऑन द अदर हैंड आपके साथ हाइड्रोजन है चौथी वैलेंसी के ऊपर। तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। प्लस इसी मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो आपको बहुत से OH ग्रुप्स नजर आएंगे। OH मतलब कि कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक आपको बहुत सारे OH नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है प्लस इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं। तो एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सी मतलब कि एल्डोज, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो आपके पास कीटोज है, इसमें आपके पास फ्रक्टोज की एग्जांपल दी गई है। तो इसमें आपके पास कार्बन नंबर 2 पे देखें, मैंने क्या बताया था, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोनाइल होता है, ठीक है, और उसकी जो बाकी 2 वैलेंसी होती हैं वो 2 कार्बन से फिल होती हैं। तो कार्बन जो 2 है वो
कार्बन 1 से अटैच है एक कार्बन, और कार्बन 3 से अटैच है दूसरा कार्बन, एंड ऑन द अदर हैंड इसके पास क्या है एग्जैक्टली कार्बोनाइल। तो मतलब ये कीटोन है, प्लस इसके यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल हैं, तो मतलब कि ये कीटोन है और इसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी, मतलब कि इट इज़ आल्सो अ कीटोज यानी कि शुगर कार्बोहाइड्रेट। तो ये था आपके पास उस स्ट्रक्चर का जनरल इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड और कीटोन एंड प्लस मैनी पॉलीहाइड्रोक्सिल्स। आइए बात करते हैं फर्दर। अच्छा, डी एंड एल डिजिग्नेशन। डी एंड एल डिजिग्नेशन आर बेस्ड ऑन द कन्फिग्रेशन अबाउट द सिंगल एसिमेट्रिक सी इन द ग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा देखें, अब हम लोगों ने क्या किया, एज वी नो कि हमारे पास OH बहुत सारे थे, OH बहुत सारे थे एक शुगर के अंदर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक या दो दिए गए हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अगर आप 6 मेंबर या फिर मल्टी मेंबर कार्बन स्ट्रक्चर्स ऑफ शुगर्स देखें तो उसमें आपके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल्स हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि बिकॉज उसकी जो एसिमेट्रिक जो आपके पास स्टीरियोमर्स बनते हैं वो बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब कि अगर एक OH भी यहाँ से वहाँ होता है तो उसका एक नया स्टीरियोमर्स बन जाता है, लेकिन हमें कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में उसकी क्लासिफिकेशन चाहिए थी। तो हमने क्या किया कि हमने एक कार्बन पिक किया जो कि एसिमेट्रिक हो, ठीक है, और सबसे फार्थेस्ट हो एज फार एज द कार्बोनाइल इज कंसर्न, ठीक है, मतलब कि एसिमेट्रिक हो। व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक मीन्स कि सच एटम जिसकी हर वैलेंसी हर एक डिफरेंट एटम से फुलफिल हो। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर डी ग्लिसरल्डिहाइड के बिल्कुल सेंटर वाले कार्बन को देखें तो एक तरफ आपके पास रेड में OH है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास हाइड्रोजन है, एक तरफ O दूसरी तरफ H, एंड ऑन द अदर हैंड जो बाकी दो वैलेंसियाँ हैं, एक तरफ आपके पास कार्बन है जो कि कार्बोनाइल है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास कार्बन है जो कि हाइड्रोक्सिल्ड है, मतलब कि चारों वैलेंसियाँ डिफरेंट हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक ऐसा कार्बन ढूंढा, ठीक है, उस पूरे मॉलिक्यूल में जो कि नंबर 1 कि वो फार्थेस्ट हो फ्रॉम कार्बोनाइल, मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन से फार्थेस्ट हो, सबसे दूर हो, और प्लस वो एसिमेट्रिक हो। और फिर हम लोगों ने उसकी बिहाफ के ऊपर क्लासिफिकेशन की कि वो दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 मतलब कि उस कार्बन के ऊपर जो OH है वो राइट हैंड साइड पे हो तो आप लोग उसको क्या कहते हैं? आप लोग उसको कहते हैं कि इट इज़ डी शुगर। और अगर उसी कार्बन के ऊपर जो OH है वो राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो आप लोग उसको L कहते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास डी ग्लिसरल्डिहाइड है, इसका जो OH है वो कहाँ है एग्जैक्टली? वो राइट हैंड साइड के ऊपर है, और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास L ग्लिसरल्डिहाइड है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सो ऑन द बिहाफ ऑफ OH on the asymmetric farthest carbon on a sugar we classify sugars into D and L. D is what? D is the molecule in which the carbon's hydroxyl is on right side, and L is what? In which carbon hydroxyls of asymmetric carbon of course it on लेफ्ट साइड। सो ये था आपके पास D वर्सेस L की क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसी बिहाफ के ऊपर आपने इन मतलब कि शुगर्स को D और L का है। फॉर शुगर्स विद मोर देन 1 chiral सेंटर D और L refers to the asymmetric carbon farthest from the aldehyde। अब ये तो बात होगी कि एक ऐसा कार्बन जो कि कार्बोनाइल कार्बन से सबसे ज़्यादा दूर हो और प्लस वो एसिमेट्रिक हो, ठीक है, उसको आपने देखना है, और उसके ऊपर OH की जो पोजीशन है वो देखनी है कि वो राइट हैंड साइड के ऊपर है या वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास D ग्लूकोज है और यहाँ पर आपके पास L ग्लूकोज है। तो अगर आप यहाँ पर इस दोनों मॉलिक्यूल को देखें तो नंबर 1 इट कंटेन कार्बोनाइल, ठीक है, प्लस अब आपने ये देखना है कि एक ऐसा कार्बन जो कि एसिमेट्रिक हो और सबसे फार्थेस्ट हो। अच्छा, जो कार्बोनाइल से सबसे ज़्यादा दूर है ये दो कार्बन है, ये तो कार्बन नंबर 6 है ये नीचे वाला, और कार्बन नंबर 5 है ये वाला। तो अगर आप इन दोनों कार्बन को देखें तो जो कार्बन नंबर 6 है वो एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी सेम एटम से फुलफिल है, वो है हाइड्रोजन। मतलब कि जो सबसे नीचे वाला कार्बन है कार्बन नंबर 6, इसकी 4 वैलेंसीज हैं, एक वैलेंसी उसकी कार्बन से और एक तो है उसकी OH से, ठीक है, दो डिफरेंट हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो 2 H हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो मतलब कि 2 वैलेंसी सेम एलिमेंट से, मतलब कि इट इज़ नॉट एसिमेट्रिक। ऊपर आ जाएं कार्बन नंबर 5, ये कार्बन ये आपके पास कार्बोनाइल से सबसे फार्थेस्ट है माना, और प्लस ये एसिमेट्रिक भी है। नीचे भी कार्बन ऊपर भी कार्बन, एक तरफ OH और दूसरी तरफ H। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर जो ऊपर और नीचे दो कार्बन है वो भी तो सेम है। नहीं, सेम नहीं है। अगर आप इनकी मतलब कि जो ऊपर और नीचे दो कार्बन है उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो मतलब कि ऊपर वाले कार्बन के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, मतलब कि ऊपर वाले कार्बन के साथ जो एक और दूसरा ऊपर वाला कार्बन अटैच है वो एक अलग मॉलिक्यूल है, बिकॉज उसके ऊपर एक अलग चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड है, और नीचे वाला जो कार्बन है वो एक अलग है। तो मतलब कि ओवरऑल समहाउ दिस 2 कार्बन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनकी जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब कि उनकी अपनी जो वैलेंसीज है वो डिफरेंट एलिमेंट से फुलफिल है, मतलब कि these 2 आर डिफरेंट एज फार एज द रिएक्टिविटी इज कंसर्न। सो these 2 मॉलिक्यूल्स आर मतलब कि these 2 कार्बन्स आर डिफरेंट एज फार एज द एसिमेट्री इज कंसर्न। तो इस तरह से ये जो कार्बन नंबर 5 के पास डिसाइड करता है कि आया शुगर D होगा या L होगा, डिपेंडिंग ऑन के OH का है। एज वी नो OH अगर राइट पे होगा तो D और अगर लेफ्ट पे होगा तो एग्जैक्टली L। अच्छा, अब दो यहाँ पर डेफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल हेमी एसिटाइल एंड हेमी कीटाइल फॉर्मेशन। अच्छा देखें, अब ये चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं कि हेमी एसिटाइल या हेमी कीटाइल। आपको पता है कि शुगर्स 2 किस्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 दे आर लीनियर, जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर देखा। फॉर एग्जांपल
दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड शुगर कैन बी एग्जैक्टली साइक्लिक फॉर्म में भी शुगर अक्सर और मोस्टर, मतलब कि जो अक्सर में जो एक्चुअल आपका स्ट्रक्चर होता है शुगर्स का इनसाइड बायोमोलिक्यूल्स, वो आपका साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो वो साइक्लिक फॉर्म किस तरह से बनती है, देखें। वो साइक्लिक फॉर्म बनती है हेमी एसिटाइल एंड हेमी कीटाइल से। अच्छा, ये क्या होता है? अच्छा, हेमी एसिटाइल मीन्स एन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटाइल, मतलब कि जब कभी भी एक एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एक अल्कोहल के OH के साथ, बिकॉज आपको पता है कि अल्कोहल मीन्स अ कंपाउंड विच कंटेन OH ग्रुप, ठीक है। जो OH है वो जब रिएक्ट करता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन विच इज डबली बॉन्डेड विद कार्बन, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद उसको आप लोग कहते हैं हेमी एसिटाइल, मतलब कि भी हेमी मीन्स आधा, एसिटाइल मीन्स एग्जैक्टली एल्डिहाइड। एंड ऑन द अदर हैंड जब कोई कीटोन, मतलब कि एक ऐसा कार्बोनाइल, मतलब कि एक ऐसा ऑक्सीजन जो कि एक ऐसे कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है जो कि दो कार्बन से अटैच है, यानी कि जब कीटोन का ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसी अल्कोहल के OH के साथ, तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको आप लोग कहते हैं हेमी कीटाइल। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमने ऊपर बात की कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। आया नंबर 1, इट कैन बी लीनियर, मतलब कि ओपन स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर क्लोज स्ट्रक्चर्स एज यू कैन सी। ये देखें, ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर वाले, ठीक है, जिसको आप लोग डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में कहते हैं, और नीचे जाके ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ये किस तरह से होती है आइए डिस्कस करते हैं। पेंटोज एंड हेक्सोज कैन साइक्लाइज एज द कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट विद डिस्टिल OH, यानी कि जब कभी भी एक एल्डिहाइड या कीटोन जब रिएक्ट करते हैं अपने आप से सबसे दूर वाले OH के साथ, यानी जब भी कभी भी OH के साथ रिएक्ट करते हैं, ऊपर डिस्कस किया कि वो हेमी कीटाइल और हेमी एसिटाइल बनाते हैं। तो इस तरह से होता ये है कि जो कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है, मतलब कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीजन है, वो जब रिएक्ट करता है उसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक दूर कार्बन के OH के साथ, यानी कि जब एक हेमी एसिटाइलिक और एन हेमी कीटाइलिक रिएक्शंस होते हैं, तो उनके नतीजे में क्या बनता है एग्जैक्टली उनके नतीजे में बनता है उसी लीनियर स्ट्रक्चर का साइक्लिक फॉर्म। अगर आप ऊपर देखें, मतलब कि यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दे रखी है, इसमें यही बताया गया है कि हुआ क्या है। असल में इसमें हुआ ये कि यहाँ पर जो आपके पास कार्बन नंबर 1 पे OH, मतलब कि ऑक्सीजन है, उसने रिएक्ट किया हुआ है कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो OH लगा हुआ है। यहाँ आप लोग नीचे जो साइक्लिक डायग्राम है उसमें बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो आपके पास कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन है, इसने रिएक्ट किया है कार्बन नंबर 5 के साथ, यानी कि यहाँ पर हेमी एसिटाइलिक रिएक्शन है, और इसकी मदद से हमने एक लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा, ये दो किस्म के हो सकते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अच्छा, एक और बात, ये लिख लीजिएगा, आप यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, द कार्बन इन विच ऑक्सीजन इज डबली बॉन्डेड, मतलब कि वो कार्बन जो कि कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उस कार्बन को आप लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और एनोमेरिक कार्बन हमेशा से आप डिस्कस तब करेंगे जब एक शुगर साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब कि द कार्बन नंबर 1 इज एनोमेरिक कार्बन, द कार्बन नंबर 1 इज एनोमेरिक कार्बन। किस में? साइक्लिक में, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक में। ये लीनियर स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, जो एनोमेरिसिटी है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। अच्छा, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा कब होंगे? कि जब एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो OH है वो डाउनवर्ड हो। अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज को देखें तो इसके ऊपर जो OH है वो नीचे की तरफ है, और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास बीटा डी ग्लूकोज है उसमें OH है वो ऊपर की तरफ है। मींस दैट के देयर आर डिफरेंसेस आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन की बेस के ऊपर हम लोगों ने इन दोनों को अल्फा एंड बीटा का जो खिताब है या फिर जो उसकी डिजिग्नेशन है वो हम लोगों ने इसको नवाजा है, ठीक है। तो ये आपका साइक्लाइजेशन ऑफ अ लीनियर स्ट्रक्चर। अब आइए बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के ऊपर में। अच्छा, the anomeric hydroxyl and hydroxyl of another sugar or some other compound can join together splitting out water to form एग्जैक्टली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा देखें, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि वो कार्बन जिसके ऊपर कार्बोनाइल, मतलब कि जिसके ऊपर कीटोन या जिसके ऊपर एल्डिहाइड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देखें कि ये जो कार्बन है, ये दिस कार्बन व्हेन इट बिकम्स साइक्लाइज, मतलब कि जब कुछ साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें हुआ क्या कि उस कार्बन के ऊपर जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन था, यू कैन सी देयर, ये जब रिएक्ट करता है इस वाले यानी कार्बन नंबर 5 यानी किसी भी फार्थेस्ट कार्बन के ऊपर जो OH है उसके साथ, तो जो नया कंपाउंड वजूद में आता है वो साइक्लिक होता है। और एज वी नो के उस कार्बन को जिसके ऊपर आपके पास डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको आप लोग क्या कहते हैं? एनोमेरिक। तो जो एनोमेरिक, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 था ना, एज वी नो दिस वन इज अ कार्बन नंबर 1। अब इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल होगा, ये वाला दिस वन, व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ऑफ अनदर शुगर और किसी अदर हाइड्रोक्सिल के साथ जो कि एक दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, आइदर इट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो उस वक्त जो इस एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल और उस दूसरे हाइड्रोक्सिल के रिएक्शन की वजह से होगा ये कि वाटर रिमूव होगा। कैसे? उस एनोमेरिक कार्बन के H रिमूव होगा और वो जो दूसरा हाइड्रोक्सिल था, मतलब कि कोई दूसरा हाइड्रोक्सिल जो कि किसी दूसरे शुगर के किसी दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट होगा, उससे OH निकलेगा और वाटर रिमूव होगा। एंड प्लस इन दोनों के दरमियान एक ईथर टाइप लिंकेज क्रिएट हो जाएगी, और उस ईथर टाइप लिंकेज को आप लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं।
आई होप यू मे क्लियर। अब यहाँ पर देखें, अब एक मॉलिक्यूल है मिथेनॉल, हालांकि ये शुगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ना ही उसके पास कीटोन या फिर एल्डिहाइड है और ना ही इसके पास पॉलीहाइड्रोक्सिल, लेकिन इसके पास OH है, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द कार्बन नंबर 1, यानी कि कार्बन नंबर 1 ऑफ साइक्लिक शुगर के हाइड्रोक्सिल के साथ जब ये रिएक्ट करता है, जो ये वाटर को रिमूव करता है और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनती है यहाँ पर ये वाली, दिस बॉन्ड इज नोन एज एग्जैक्टली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आइए आगे बात करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं डाइसेस्टाइड्स के बारे में। सो एज वी नो कि अब हम लोग क्लास के नीचे मूव कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मोनोसेसाइड डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं डाइसेस्टाइड्स। अच्छा देखें, हम लोगों ने ऊपर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ी, तो जब एक मोनोसेसाइड दूसरे मोनोसेसाइड से मिलेगा टू फॉर्म अ पॉलीमर इन द वे, ठीक है, तो वो जिस लिंकेज से मिलेगा यानी जिस बॉन्ड से मिलेगा उस बॉन्ड को आप लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली वो आपकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी, ठीक है। माल्टोज एक डाइसेस्टाइड है, अ क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, यानी जब आप स्टार्च को क्लीव करते हैं तो माल्टोज बनता है। एग्जाम्पल इज अमाइलोज, ठीक है, मतलब कि जब उसकी क्लीवेज होती है तो अमाइलोज बनता है, ठीक है, मतलब कि अमाइलोज इज़ वन ऑफ द पॉलीमर्स, मतलब कि पॉलीसेसाइड, ठीक है। जब अमाइलोज को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है तो इट फॉर्म्स माल्टोज। इज अ डाइसेस्टाइड विद एन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर ये अल्फा 1 to 4 क्या है, देखें हमें पता है कि जो आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो तब बनती है जब एक एनोमेरिक कार्बन का OH रिएक्ट करता है किसी दूसरे OH के साथ, जो कि किसी दूसरे शुगर पे प्रेजेंट हो सकता है या किसी दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी समटाइम हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में रिएक्ट करता है जब। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है अल्फा 1। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस अल्फा? एज वी डिस्कस अबव ना दिस वन, कि जब एक लीनियर मॉलिक्यूल अपने आप को साइक्लिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है तो डिपेंडिंग ऑन द OH पोजीशन, अगर OH नीचे की तरफ होगा तो उस एनोमेरिक कार्बन को आप लोग अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, यानी अल्फा शुगर कहेंगे, यानी कि अल्फा मीन्स के OH ऑफ एनोमेरिक कार्बन इज डाउनवर्ड्स, और अगर आप वही OH ऊपर की तरफ हो तो उसको आप लोग बीटा कहेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में जब जो कार्बन, जो कि एक कार्बन उसमें से आपके पास एनोमेरिक होगा, उस कार्बन का OH अगर नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उस बॉन्ड को आप लोग कहेंगे कि अल्फा, यानी कि एनोमेरिक कार्बन इज अल्फा, यानी उस एनोमेरिक कार्बन का OH कहाँ है, नीचे की तरफ है, अल्फा वहाँ से आया है, मतलब कि अल्फा ये शो कर रहा है। एंड 1 to 4 मतलब कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बने। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4, तो ये क्या है, एक तो ये अल्फा है मतलब कि OH नीचे की तरफ था, प्लस ये कार्बन 1 से 4 की तरफ है, ठीक है। एज शोन लिंक बिटवीन कार्बन ऑफ 1 to 4 OH of 2 ग्लूकोज, इट इज़ एन अल्फा एनोमर, मतलब कि जो कार्बन नंबर 1 का जो OH है, मतलब कि कार्बन नंबर 1 विच इज़ एनोमेरिक कार्बन, उसका OH है वो नीचे की तरफ है। सो दिस मीन्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये जो OH ऊपर की तरफ हो तो हम लोग अल्फा की जगह क्या लगाएंगे, एग्जैक्टली बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये 1 to 4 मतलब कि 1 हमेशा से होगा, मोस्टली 1 हमेशा से होगा। अच्छा, ये 1 और 4 या 6 या 5 डिपेंडिंग ऑन कि किस कार्बन के OH के साथ हम लोगों ने अपने एनोमेरिक कार्बन को रिएक्ट करवा के ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाई है। आगे जाके हम लोग अमाइलोपेक्टिन में देखेंगे कि अल्फा 1,6 होगी, इस तरह से बीटा 1,4 भी होती है सेलुलोज के अंदर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये है कि एक एनोमेरिक कार्बन दूसरे एनोमेरिक कार्बन से अगर बॉन्ड बनाए, बिकॉज एक एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH भी है और दूसरे एनोमेरिक कार्बन के ऊपर भी OH होगा, अगर दो एनोमेरिक कार्बन आपस में रिएक्ट करें बाय देयर OH, ठीक है, और वो भी एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाए, तो उसको हम लोग अल्फा कहेंगे या बीटा कहेंगे, उसको हम लोग अल्फा बीटा दोनों कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दोनों अल्फा हैं तो हम लोग ये देखेंगे अल्फा 1 to 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर एक अल्फा है एक बीटा है तो हम लोग ये कहेंगे अल्फा बीटा 1 to 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर एक बीटा है दूसरा अल्फा है तो हम लोग ये कहेंगे बीटा अल्फा 1 to 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अगर दोनों बीटा हैं तो हम लोग लिखेंगे बीटा 1 to 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब कि ईच एंड एवरी एनोमेरिक कार्बन की एनोमेरिसिटी जो कि अल्फा से शो होती है, बीटा से शो होती है, उसको आप लोग यहाँ पर मतलब कि इस स्टेटमेंट में लाजमी लिखेंगे। तो ये थे आपके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की डेजिग्नेशन के किस तरह से ये शो, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अदर डाइसेस्टाइड के ऊपर बात करें तो सुक्रोज जो कि नॉर्मल शुगर होती है आपकी, ठीक है, हैज़ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज एक एल्डोज है, मतलब कि इसके जो कार्बोनाइल है वो एल्डिहाइड है, एंड फ्रक्टोज है कीटोज है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज अल्फा, ऑक्सीजन पॉइंट्स डाउन, द लिंकेज इज अल्फा 1 to 2। सो एज आई सेड कि जो आपके पास सुक्रोज है उसमें एक ग्लूकोज होता है, ये आपके पास ग्लूकोज है और ये आपके पास फ्रक्टोज है, और दोनों आपस में अल्फा 1 to ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास दूसरा डाइसेस्टाइड जिसको आप लोग लैक्टोज कहते हैं, ठीक है, लैक्टोज जो कि मिल्क में होता है, दूध में होता है, वो गैलेक्टोज जो कि एक मोनोसेसाइड है, और ग्लूकोज जो भी एक मोनोसेसाइड है, वो आपस में एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, ये बीटा क्यों लगाया? बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन है, मतलब कि जो उसका OH है वो ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ से इसका ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, मतलब कि इसका जो एनोमेरिक कार्बन का OH था वो ऊपर था, मतलब इसका जो एनोमेरिक कार्बन था वो बीटा था,
तो अगर ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये β14 बनाएगा, बिकॉज इसका OH ऊपर था और इस तरह से इसकी लिंकेज इस तरह से होती है। अब आइए बात करते हैं पॉलीसेसैराइड्स के बारे में। एज वी नो कि जो अगर बात करें प्लांट्स के बारे में, सो प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज, बिकॉज आपको पता है कि प्लांट्स आर ऑटोनोमस, मतलब कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसका जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। मतलब कि प्लांट स्टोर ग्लूकोज इज अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ग्लूकोज पॉलीमर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टार्च। मतलब कि स्टार्च दो किस्म के हो सकते हैं, मतलब कि स्टार्च के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो किस्म के पॉलीमर्स हो सकते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या फ़र्क है? दोनों ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। मज़े की बात, मतलब कि दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, मतलब कि दोनों के जो मोनोमर्स हैं वो सेम है। लेकिन मसला और फ़र्क ये है कि अमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर है, बिल्कुल सीधा, और अमाइलोपेक्टिन में आपके पास ब्रांचेज आ जाती हैं, मतलब कि एक लंबा एक स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की और छोटे छोटे फासलों के ऊपर उनके अंदर एक ब्रांचेज हैं, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे। ग्लूकोज स्टोरेज इन पॉलीमेरिक फॉर्म्स मिनिमाइजेज ऑस्मोटिक इफेक्ट। मतलब कि जब ग्लूकोज एक पॉलीसेसैराइड बनकर स्टोर होता है तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक इफेक्ट है, मतलब कि जो वाटर का उसके ऊपर इफेक्ट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अमाइलोज पॉलीमर विद alpha-1,4 glycosidic linkage and amylose is a linear polymer. अच्छा, the end of the polysaccharide with an anomeric carbon number 1 not involved in a glycosidic bond is called as reducing sugar. मतलब कि जो किसी भी शुगर का reducing effect है, बिकॉज आपको पता है कि शुगर कैन बी reducing and non reducing, इसको हम लोग लेटर ऑन जाके डिटेल में समझेंगे, शायद इस वीडियो में और शायद अगली वीडियो में हम लोग इस चीज़ को कवर करें। तो अभी तक इसको छोड़ देते हैं, अभी तक हम लोग पॉलीसेसैराइड के ऊपर उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, अब आ जाती है बात अमाइलोपेक्टिन की। जिस तरह से मैंने ऊपर बताया था कि जो अमाइलोज है वो लीनियर पॉलीमर है। वो क्या है? लीनियर पॉलीमर, मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज आपस में लीनियरली alpha-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ अटैच है, लीनियर स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास अमाइलोपेक्टिन है वो एक तो आपके पास लीनियर है ये रहा, और समहाउ उसमें आपके पास ब्रांचेज हैं। लेकिन एक डिफरेंस और है कि जब कभी भी एक ब्रांच एक लीनियर मॉलिक्यूल के साथ, एक लीनियर पॉलीमर के साथ अटैच होगी तो वो जिस बॉन्ड से अटैच होगी वो होगी alpha-1,6, यानी कि उसमें जो आपकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी उसमें एक कार्बन का, यानी एक चेन का कार्बन नंबर 1 जो कि एनोमेरिक होगा फॉर एग्जांपल हियर, और दूसरी चेन का कार्बन नंबर 6 आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। बस ये डिफरेंस है। अमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और एक और फ़र्क ये है कि जब कभी भी जो ब्रांच है वो लेन, मतलब कि अमाइलोपेक्टिन का जो ब्रांच है वो लीनियर चेन से अटैच होगी तो वो एक दूसरी बॉन्ड के साथ, बिकॉज उसमें alpha-1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, मतलब कि अल्फा कार्बन ऑफ द ब्रांच इज अटैचिंग विद द 6 नंबर कार्बन ऑफ द लीनियर चेन, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। द ब्रांच प्रोड्यूस अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड, मतलब कि ये वही बात है कि जो ओवरऑल ऑस्मोटिक इफेक्ट होगा इस ब्रांचिंग की वजह से या फिर इस पॉलीमराइजेशन की वजह से वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अगर थोड़ी सी बात करें हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में, सो ग्लाइकोजन द ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीमर इन एनिमल्स इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर विद अमाइलोपेक्टिन। मतलब कि एज वी नो कि जब आप खाना खाते हैं जो कि मोस्टली ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहा होता है, जब वो जो ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में आता है, आपकी ब्लड से आपके मसल और आपके लिवर में जाके स्टोर होता है, तो हमारे अंदर भी जो ग्लूकोज स्टोरेज है वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर स्टोरेज है, मतलब कि ग्लूकोज जाके पॉलीमर बना देता है मसल के अंदर भी और लिवर के अंदर भी। क्यों? क्योंकि उससे ऑस्मोटिक इफेक्ट डिक्रीज होता है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, ग्लाइकोजन द ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीमर इन एनिमल इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। मतलब कि जो ग्लाइकोजन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के साथ। अच्छा, अमाइलोपेक्टिन क्या था कि लीनियर पॉलीमर, मतलब कि लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज के साथ ब्रांचेज अटैच है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग है वो बहुत ही कंडेंस होती है, मतलब कि छोटे छोटे स्पेस के पास एक ब्रांच आ जाएंगी। लेकिन जो अमाइलोज है, मतलब कि जो अमाइलोपेक्टिन है सॉरी, उसकी जो ब्रांचिंग है वो थोड़े से गैप के बाद आएगी। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास अमाइलोपेक्टिन भी है और ग्लाइकोजन भी है। तो आप लोग देखेंगे जो ग्लाइकोजन है वो मोर कंडेंस है, मतलब कि उसके अंदर जो ब्रांचिंग है वो बहुत ही लेस, मतलब कि दो ब्रांच के दरमियान का जो डिफरेंस है वो मतलब कि 10 से 20 मोनोसेसैराइड के फासले के ऊपर एक नई ब्रांच आती है। लेकिन अमाइलोज के अंदर ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, बट द ग्लाइकोजन हैज़ मोर alpha-1,6, मतलब कि एज़ वी नो के ज़्यादा alpha-1,6 ब्रांचेस, मतलब कि ज़्यादा ब्रांचेस इसके अंदर हैं। द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर परमिट्स रैपिड ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोर, मतलब कि जो इसका मोर कंडेंस स्ट्रक्चर है उससे फ़ायदा ये होता है कि जब उसकी डी ब्रांचिंग होगी, मतलब कि जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ये बहुत जल्दी होगा और ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा रेट के ऊपर आपको जो ग्लूकोज की सप्लाई होगी वो होगी व्हेन यू नीड ग्लूकोज इन हायर अमाउंट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, द एबिलिटी टू रैपिडली मोबिलाइज ग्लूकोज इज मोर एसेंशियल टू एनिमल्स दैन प्लांट्स, बिकॉज एज यू नो कि ऐसी बात है एनिमल्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है तो उसकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ग्लूकोज की सप्लाई की रेट भी ज़्यादा होनी चाहिए टू कोप विद द नीड ऑफ एनिमल्स। अच्छा, अब आइए बात करते हैं सेलुलोज के ऊपर। सेलुलोज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, एज वी नो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ ग्लूकोज विद β14 लिंकेज। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जो आपके पास स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि ऑल ऑफ देम, 3 ऑफ देम आल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज। लेकिन सेलुलोज में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ब्रांचिंग है, मतलब कि जो आपके पास लिंकेज
लिंकेज है, जो बॉन्ड है वो है β14 लिंकेज। स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या था आपके पास, एग्जैक्टली अल्फा था, यहाँ पर आपके पास बीटा है। बीटा का एक बहुत बड़ा फायदा है, वो क्या है आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, सो मतलब कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जिसमें आपके पास जो ग्लूकोज के दरमियान की जो बॉन्ड है वो है β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, अब इस β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से होता यह है कि एवरी अदर शुगर इज़ फ्लिप्ड ओवर, मतलब कि वो जो फॉर एग्जांपल जब ये जो आपके पास ग्लूकोज है, जब इस ग्लूकोज के साथ आपस में बॉन्ड करेगा तो ऑफ कोर्स अगर इसकी मतलब कि कार्बन नंबर 4 का जो H है वो नीचे की तरफ है एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा जो ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 1 मतलब कि उसके एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन है वो अपवर्ड्स है, बिकॉज वो एक बीटा है जो कि नेचर है उसकी, ठीक है। इसकी वजह से होगा ये कि जो हर दूसरा ग्लूकोज है वो अपने जो ओरिएंटेशन है वो फ्लिप कर देगा। फॉर एग्जांपल ये अगर ऊपर की तरफ है तो बाद में जब ये स्ट्रक्चर अपने आप को लीनरलाइज करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर ये बिल्कुल नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा है, ड्यू टू बीटा लिंकेज एज वी नो दिस प्रमोट्स इंट्रा चेन एंड इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जैक्टली, मतलब कि जब इस तरह से ये फ्लिपिंग होगी ग्लूकोज की। अच्छा, ये फ्लिपिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द बीटा नेचर। बीटा नेचर ये है कि जाहिर सी बात है, ये देखें अगर ये ऑक्सीजन है ये इस ओरिएंटेशन में, ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल कब है, जब इसकी जो दोनों ऑक्सीजन की अटैचमेंट है वो एक साइड पर हो, जिस तरह से अल्फा में होता है, तो उसको एक साइड पे करने के लिए ये जो दूसरा ग्लूकोज है वो फ्लिप कर जाएगा। जब फ्लिप करेगा तो इससे होगा ये कि दिस प्रमोट्स इंट्रा चेन एंड इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि इस वजह से, मतलब कि इस फ्लिपिंग ओवर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो लोकेशंस हैं वो बनेंगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड की लोकेशन की बनने की वजह से ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी, एंड दिस बिकॉज ऑफ मल्टी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सेम पॉलीमर एंड इन बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीमर, मतलब कि एक सिंगल सेलुलोज की चेन आपस में अपने साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है और एक दूसरी चेन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो आपको पता है कि एक सेलुलोज का एक टफ स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज अगर आप वुड को देखें और आप स्टार्च को देखें, आपको ऑफकोर्स जो आपको वुड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी। क्यों, क्योंकि उसमें यही रीज़न होता है कि बिकॉज ऑफ द फ्लिपिंग ओवर ऑफ एवरी सेकेंड ग्लूकोज देयर इज़ अ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और मोर देन, मतलब कि ऑफकोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं और लेयर की फॉर्म में होती हैं तो वो उसको एक हाई रिजिड स्ट्रक्चर परफॉर्म करती हैं, मतलब कि हाई रिजिड स्ट्रक्चर उसको फराहम करती हैं। एंड आल्सो सम वंडरफुल फोर्सेस इंटरेक्शन दैट कॉजेज सेलुलोज चेन टू बी स्ट्रेट, मतलब कि स्ट्रेट होती है एंड रिजिड एज वी नो, एंड पैक विद अ क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इन थिक बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। अच्छा, जो मोस्टली ये जो आपके पास सेलुलोज होता है ये अपने आप को जब वुड में कन्वर्ट करता है या फिर इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज होता है, तो इसके जो अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब इसके जो बंडल्स हैं, मतलब कि जब बहुत सारी लेयर्स ग्लूकोज चेन की अपने आप को एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं तो वो माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं जो कि लेटर ऑन जाके वुड या फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, मल्टी सब यूनिट सेलुलोज सिंथेज complexes in the plasma membrane spins out from the cell surface microfibril consisting of 36 parallel इंटरेक्टिंग सेलुलोज, मतलब कि यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन का बताया गया कि उसमें फॉर्मेशन किस तरह से होती है। एक एंजाइम है सेलुलोज सिंथेटेज जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है इन द मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन्हीं माइक्रोफिब्रिल को फिट करता है, और 36 लेयर होती हैं उन चेन्स की, मतलब कि 36 इस तरह की चेन्स होंगी जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्लिप ओवर होंगी, ठीक है, मतलब कि आपस में एक दूसरे के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी, और ये जो माइक्रोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है ये वेरी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। द रोल ऑफ सेलुलोज इज टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू which can withstand high hydrostatic pressure gradient and also osmotic swelling is prevented, because आपको पता है कि जो आपका पास जो आपका प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन को सर्वाइव करता है, बिकॉज आपको पता है कि उसमें जो डीप्लाज्मोलाइसिस है वो नहीं होती, मतलब कि उसमें सेल जो प्लांट सेल है वो ब्रेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल उस प्लांट सेल को एज वी नो कि कितने मल्टीपल उसके जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल शेप, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी मेंटेनेंस और उसकी रिजिडिटी एंड एवरीथिंग विच परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। सो ये था आपके पास फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। आई होप सो कि आपको इसमें जो जनरल डिस्कशन थी वो समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एनी वन टू विच दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। Goodbye.